हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट वीडियो में हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए थे और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट और क्रोमोसोम, इन दोनों को हम साथ में मिलाएं तो कैसे ये परफॉर्म करते हैं। क्योंकि मेंडल के टाइम तक जीन्स वगैरह के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, तो उस लेवल पे हमें नहीं पता था। बट जैसे जैसे धीरे धीरे क्रोमोसोम की खोज होने लग गई तो हमें और ज्यादा मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है उससे हम रिलेट कर सके और इसको और ज्यादा अच्छे से बता सके इनहेरिटेंस को। तो उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये दी थी सटन और बोवेरी ने इन 1902 में। मेंडल ने अपना जो पब्लिश किया था काम 1865 में पब्लिश किया था उन्होंने। 1863 तक उनके एक्सपेरिमेंट चले, उसके बाद उन्होंने एक जर्नल में अपना पब्लिकेशन पब्लिश किया था 1865 में। लेकिन कई सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से उनका काम लोगों तक नहीं पहुंचा और लगभग 1900 तक उनको इतना पता ही नहीं चला। एक वजह ये भी थी कि उन्होंने जो अपना पब्लिश किया था वो किसी बहुत अच्छे लेवल के उसमें पब्लिश नहीं किया था, थोड़ा नॉर्मल था जिसको ज्यादा लोग नहीं जानते थे। और ऊपर से उन्होंने मैथ्स यूज कर ली थी बायोलॉजी में, जो साइंटिस्ट के लिए नया था। तो ज्यादातर साइंटिस्ट इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे थे। तो क्या क्या कारण थे? एक तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत कम था। जैसे आज के टाइम पर तो सारी चीजें तुरंत फोन के थ्रू इधर से उधर ट्रांसफर हो जाती हैं, बट उस टाइम पर कम्युनिकेशन के लिए न्यूज़पेपर्स वगैरह ही थे और ज्यादातर लोग इतना ये सब चीजों के लिए जागरूक भी नहीं थे। तो उनके काम को इतना ज्यादा पब्लिसाइज नहीं किया गया, लोगों तक पहुंचा ही नहीं उनका काम। उसके बाद उनका जो कॉन्सेप्ट था जीन का, कि जीन स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट होती हैं जो कि एक्सप्रेशन जो कोई भी ट्रेट है, कोई भी कैरेक्टर है, उसको एक्सप्रेस करती है। एंड एक पेयर एलील होती है जो एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होती है। ये उन्होंने बात बोली थी कि एक एलील जा रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो वो सेपरेटली जा रहा है, एक दूसरे को कोई भी मिक्स नहीं हो रही है, ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। तो ये बात जो थी वो एक्सेप्ट नहीं की लोगों ने। नेक्स्ट चीज क्या थी कि जो मेंडल की अप्रोच थी वो उन्होंने वही मैथमेटिक्स का यूज किया, स्टैटिक्स का यूज किया जो हम जानते हैं। तो ये पहली बार ही था किसी ने बायोलॉजी में मैथ्स का यूज किया था, तो ये भी ज्यादातर साइंटिस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दिया कि जो फैक्टर है, जो उन्होंने जीन जिसको हम आज बोलते हैं, उसका क्या एग्जिस्टेंस है, उसके लिए उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं था। तो ये सारी चीजें थी कि जो मेंडल का काम है वो सही से नहीं हो पाया। इसके बाद 1900 में, यानी मेंडल के एक्सपेरिमेंट के 15-16 साल बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, तीनों ने ही अपना अलग अलग काम किया और फिर एक ही चीज बोली। एक साइंटिस्ट थे ह्यूबर्ट डिग्रीज, एक कार्ल कॉरेंस और एक वॉन शेरमेक। इन तीनों ने अलग अलग अपनी चीजों पे ये काम कर रहे थे और इन्होंने देखा कि जो ये काम कर रहे हैं वो सेम वही है जो मेंडल ने किया था, वैसे ही रिजल्ट उनको मिल रहे थे। तो उसके बाद वॉल्टर सटन, ये भी हमने सटन एंड बोवेरी पढ़ा था, वही है इनका पूरा नाम, वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। इन्होंने नोट किया क्रोमोसोम बिहेवियर को। क्रोमोसोम का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि जीन का होता है, और क्रोमोसोम भी हमें पता है पेयर में मिलते हैं और जीन भी पेयर में मिलते हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो 2 एलील्स होते हैं, किसी भी जीन के 2 एलील्स होते हैं, वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर में होते हैं, उन पेयर के ऊपर किसी भी जीन की एलील प्रेजेंट होती है, 2 एलील। तो अब ये एक डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं। ये एक सेल है, अभी ये डिवीजन के फेज में दिखाया हुआ है। हमें पता है कि G1 होते हैं, उसके बाद GS आती है, उसके बाद G2 आती है, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ऐसे करके ये पूरा मियोसिस चलता है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 2 स्टेप में होता है। यहाँ पर हमने सिर्फ G1 G2 दिखाई है, उसके बाद एनाफेज 1 और एनाफेज 2 दिखाई है जो हमारे काम की है, बाकी सारी हमने फेजेस नहीं दिखाई है यहाँ पे। तो G1 में क्या है, अभी G1 में हमने 4 क्रोमोसोम दिखाए हैं, इनको अलग अलग कलर से दिखाया ताकि पढ़ने में आसानी हो। अब G2 में क्या होगा, G2 में इनके डबल हो जाएंगे नंबर, S फेज के बाद G2 में हम देखेंगे तो इनके नंबर डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके भी 2 क्रोमेटिड आ गए, यहाँ पे भी सबके डबल हो गए। अब एनाफेज 1 में क्या हुआ, ये सेपरेट आउट होंगे इस तरीके से, यहाँ पर ये बने होंगे स्पिंडल फाइबर और ये अलग हो गएंगे।
ये वाले पेयर इस सेल में चले जाएंगे और ये वाला दूसरी सेल में चले जाएंगे जब मेयोसिस 1 कंप्लीट होगा। उसके बाद जब मेयोसिस 2 चालू होगी तो फिर वही यहाँ पर स्पिंडल फाइबर बनेंगे और ऐसे एनाफेज 2 आएगी। अब ये भी अलग अलग हो जाएंगे, जैसे ये चलेगा, ये दोनों चलेगा इस सेल में, ये दोनों चलेगा इस सेल में, ये दोनों इस सेल में और ये दोनों इस सेल में। यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें 4 जर्म सेल मिली है और सब में अलग अलग जीन है, इन दोनों में सेम है और इन दोनों में सेम है। एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है जिसमें जीन और क्रोमोसोम में एक डिफरेंस बताया हुआ है। पहली चीज तो ये है कि जीन भी पेयर में मिलते हैं और क्रोमोसोम भी पेयर में मिलते हैं। दूसरी बात ये है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो तो एक पूरा, हम बोल सकते हैं पूरे इसमें डीएनए का सीक्वेंस होता है। उसमें जो जीन होते हैं वो डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं जीन। तो ये जो जीन होते हैं वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम सेग्रीगेट होते हैं और हर पेयर जो होता है वो ट्रांसफर होता है गैमीट में। जैसे कि अगर हम बात करें कोई जीन है जो हाइट का है वो भी ट्रांसफर होगा, कोई जीन है जो स्किन कलर का है तो वो भी ट्रांसफर होगा। यानी हर पेयर में से कोई एक जो होगा वो आगे वाले जनरेशन में ट्रांसफर होगा, जैसे एक मदर से आएगा और एक फादर से आएगा। ऐसे करके हर एक जीन में से एक पेयर में से एक एलील ट्रांसफर होगी। जबकि क्रोमोसोम क्या होते हैं, ये भी गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर सेग्रीगेट होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर ही तो जीन है, लेकिन इसमें क्या होता है हर पेयर में से एक जाएगा। जैसे इसमें से भी एक जा रहा था, दोनों में से एक, ऐसे ही सेम ये भी एक जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें एक पेयर सेग्रीगेट होता है दूसरे पेयर को बिना इफेक्ट किए हुए। ये हमने मेंडल के लॉ में भी पढ़ा था, जब दोनों जीन सेपरेट होती हैं तो एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं डालती। तो इसमें भी वही है, एक पेयर जब जाएगा तो वो दूसरे पेयर को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। सेम इसमें भी यही बात है कि इंडिपेंडेंट पेयर जो होंगे, अलग अलग पेयर जो होंगे वो एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। मतलब एक पेयर है वो एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, वो अलग अलग सेग्रीगेट हो रहे हैं। तो ये है जीन और क्रोमोसोम में डिफरेंस। अब हम 2 पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि क्या होगा अगर ये कंडीशन होगी। एक में हमने ले रहे हैं, ये हमने अलग अलग कलर से शो करे हैं, यहाँ पर ऑरेंज, यहाँ पर पिंक, यहाँ पर भी सेम है, बट यहाँ पर ग्रीन और रेड है। यहाँ पर हमने उल्टी पॉसिबिलिटी कर दी, यहाँ पे रेड और यहाँ पर ग्रीन। तो अगर हम ये इतना सा भी चेंज कर देते हैं तो कैसे आगे वाले गैमीट में पूरा चेंजेस होता है वो देखते हैं। अब ये तो है एनाफेज 1। एनाफेज 1 के जब ये कंप्लीट होगा मेयोसिस 1 तो ये 2 सेल अलग अलग हो जाएंगी। तो ये इधर वाले तो चलेगा एक सेल में और इधर वाले चलेगा दूसरी सेल में। सेम ऐसा यहाँ हुआ, इधर वाले चलेगा एक सेल में और इधर वाले चले गए दूसरी सेल में। ये है एनाफेज 2। अब एनाफेज 2 जब कंप्लीट होगी तो 4 इन सबसे और डबल डबल सेल्स बन जाएंगी। तो ये आधे चले जाएंगे एक सेल में, ये आधे दूसरी में, ये आधे इसमें और ये आधे इसमें। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर अलग रेशियो है, यहाँ पर ऑरेंज के साथ ग्रीन है जबकि यहाँ ऑरेंज के साथ रेड है, क्योंकि ये चेंज हो गए। तो यहाँ पर इंटरचेंज हो गया क्योंकि इनकी जगह एक्सचेंज हो गई, इसीलिए। तो ये बता रहे हैं हम, चाहे यहाँ पर ग्रीन है चाहे यहाँ पे रेड है, कोई फर्क नहीं पड़ा, सब अपना अलग अलग जा रहे हैं, कोई किसी को इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। तो ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। यानी क्रोमोसोम जब डिवीजन होता है यानी गैमीट फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पर कोई भी क्रोमोसोम एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता, वो सब इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। तो इस क्रोमोसोमल थ्योरी में किया क्या था, सटन ने जो मेंडेलियन के एक्सपेरिमेंट थे उसको जोड़ दिया क्रोमोसोम के साथ, और इसको अब हमने बोल दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने इनहेरिटेंस की बात बताई थी और सटन ने अपनी क्रोमोसोम के साथ इसको ऐड ऑन कर दिया। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि जो जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो ये थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। फॉर मोर वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।